हाय दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे एनसीईआरटी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड को पढ़ने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर थर्ड है दिल्ली के सुल्तान। तो आइए आज बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, जो कि 13वीं से 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं। ये है फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, यमुना नदी का पुराना मार्ग है ये। तुगलकाबाद, आदिलाबाद, दिल्ली कोहना, जहां पनाह, हौजे खास, कुतुब मीनार, हौजे सुल्तानी, ये सब यहाँ पे है। आइए हम देखते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों में ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली कोहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए अपने यहाँ पे। अब यहाँ पे आप तालिका 1 दिल्ली के शासक, आप यहाँ पे देखिए, ये राजपूत वंश है। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। तो तोमर वंश के पहले राजा कौन है? अनंगपाल, जो 1130 से 1145 तक। फिर उसके बाद चौहान 1165 से 1192। 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये है पृथ्वीराज चौहान, 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 नब्बे तक चला था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी, रजिया सुल्तान बनी 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर उसके बाद आता है खलजी वंश। फिर उसके बाद, जो कि 1290 से 1320 तक चला। फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414। फिर सैयद वंश। फिर उसके बाद लोधी वंश। तो आप ये याद कर लीजिए, दिल्ली के शासक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद करते रहिए। नेक्स्ट हेडिंग है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, तवारीख, बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे।
जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्तित्व होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। आइए देखते हैं न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फखरे मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जा सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। नंबर 1, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। और दूसरा है, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। थर्ड है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वे एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जो सिंहासन पर बैठी, उसका नाम यही है, रजिया सुल्तान। देखते हैं जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यह मिन्हाज रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार। देखते हैं कि उनके क्या विचार थे। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। 980 से 1003 के बीच में इनका शासन था। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो यहाँ पे मिनाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए कुछ क्षेत्र जिस पर उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से समृद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न हो के बराबर था, और इसीलिए
उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य काल में। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति को खातिर नए किले और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। देखिए मानचित्र 3। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, यहाँ पे आप अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये है, देख लीजिए आप, कुतुब मीनार, ये मस्जिद, देखते हैं, ये है मस्जिद। ये अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटनों और माथा टेक कर देते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, बेगमपुरी मस्जिद। ये मस्जिद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां बनाए विश्व की शरणास्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी।